हाँ जी। राम राम भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। अगर कुछ बच्चों को हाँ जी कहना नहीं पसंद आता मेरा तो आई एम सॉरी, लेकिन कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर आपने वीडियो की शुरुआत हाँ जी से नहीं करी, पीछे जो आपने वीडियो डाला था, तो इस करके उन बच्चों के लिए स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी पार्टिसिपेशन सीख करने के लिए अभी शुरुआत में ही आपको बात कहना चाहता हूं, जस्ट टू सी कि आप कितना अटेंटिवली इन वीडियोस को देख रहे हैं और कितना हमारे साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो को अंत तक देखते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है अगला टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट फ्यू मिनट सीरीज में, कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड इन न्यूज। तो इससे आपका प्लेसेस इन न्यूज भी कवर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको लेके एक वीडियो बनाऊं YouTube पे फ्यू मिनट सीरीज में, तो आपने कमेंट सेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज लिखना है। कम से कम 100 कमेंट्स आने चाहिए तो ही मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो रहेगा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी 2 वीक्स बैक पहले आ चुका था। आप सब बच्चों ने कमेंट किया कि हमको इसका पार्ट 2 भी देखना है। बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया और कमेंट सेक्शन में कहा दैट वी वांट another 5 organizations to be discussed in the next video। तो आज मैं 5 और organizations लेके आया हूं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। रिवीजन का टाइम है अभी। हर एक YouTube चैनल पे अगर हम देखें जो यूपीएससी से ओरिएंटेड है, स्टेट पीसीएस से ओरिएंटेड है, अभी हर कोई अपना एंगेजमेंट प्रीलिम से ही रेलेवेंट रख रहा है। तो रिवीजन के टाइम के वक्त बहुत जरूरी है कि हम क्विकली चीजों को ग्रास्प करें और कोशिश करें कि हमसे गलती ना हो यदि इस जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले मैं बात करूंगा आईएमएफ के बारे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे। आईएमएफ में 190 मेंबर कंट्रीज हैं। आईएमएफ का काम क्या है? टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल द 190 मेंबर कंट्रीज, चाहे डेवलप्ड हैं चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज को सपोर्ट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करना, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाना, ये सब एसेंशियल फीचर्स हैं आईएमएफ के। आईएमएफ इज गवर्न्ड बाय एंड अकाउंटेबल टू इट्स मेंबर कंट्रीज। ऑल्दो आईएमएफ में भी बात आती है क्रिटिसिज्म में कि आईएमएफ में रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, कि आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है उसको अमेरिका ही चला रहा है, अमेरिकन डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। वॉशिंगटन कंसेंसस एक टर्म आपने ना न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, वॉशिंगटन कंसेंसस। तो वॉशिंगटन कंसेंसस में 2 ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, एक तो है आईएमएफ और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। तो क्रिटिसिज्म में आता है कि आईएमएफ ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है और ज्यादातर जो तवज्जो है, जो ज्यादातर से है या स्टेक होल्डरशिप की बात करें आईएमएफ में, वो अमेरिका और उसके अलाइज की है। मिशन आईएमएफ का क्या है? 3 इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट्स यहां पे आप रट लीजिए। पहला है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाना, ट्रेड को और बढ़ाना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपने आप में और बड़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो दुनिया भर में, और ऐसी पॉलिसीज को डिस्करेज करना जो कि दुनिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए अड़चन बन सकती हैं, ऑब्स्टिकल बन सकती हैं। So again, 3 essential features of IMF: policy advice, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट। तो सर्विलेंस की बात आती है तो आईएमएफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है टू एक्टिवली डू सर्विलेंस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री। आपको याद होगा कि 1991 में इंडिया को भी आईएमएफ से लोन लेना पड़ा था, बिकॉज आईएमएफ ने जब इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति देखी, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज को एग्जामिन किया, स्टडी किया, तो ये बात आईएमएफ ने कहा कि आपकी इकोनॉमी बहुत इनवर्ड है, बहुत क्लोज्ड है, एंड देयरफॉर आईएमएफ ने कहा कि आपको हम पैसे दे देंगे लेकिन ओनली अगर आप अपनी इकोनॉमी को और लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज करेंगे। सो पॉलिसी एडवाइस देना आईएमएफ का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसको सर्विलेंस एक्टिविटीज में भी हम कह सकते हैं। कौन रन करता है आईएमएफ को? देखिए, आईएमएफ अकाउंटेबल है अपने सभी मेंबर कंट्रीज को। टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आते हैं, which consist of 1 governor and 1 alternative governor from each member country। तो यूजुअली इसमें जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, यूजुअली जो गवर्नर या ऑल्टरनेट गवर्नर होता है, यूजुअली दे आर ईदर द टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम द आरबीआई, अगर इंडिया की बात करें फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, और द फाइनेंस मिनिस्ट्री। द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये साल में एक बार मिलते हैं एट द आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग्स।
24 of the governors they serve on the International Monetary and Financial Committee, जिसको IMFC कहते हैं. ये एडवाइस करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी एडवाइस करता है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को. तो जो दिनचर्या होती है, जो डे टू डे वर्किंग होती है IMF की, दैट इज ओवरसीन बाय दिस 24 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो कि रिप्रेजेंट करता है पूरी मेंबरशिप ऑफ द IMF. तो यहां पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो कि IMF की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सेंट्रल हैं. तो पहले तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा. तो ये आपको बात पता हो कि यहां के MD कौन है. अब थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो IMF को कंसीव करा गया था जुलाई 1944 में, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस. तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का क्या नतीजा था? वर्ल्ड बैंक और IMF बना था. 44 देश थे, 44 फाउंडिंग कंट्रीज थी IMF की. उनका यह मकसद था कि एक ऐसी स्थिति, बिकॉज देखिए वर्ल्ड वॉर 2 तब खत्म होने वाला था, अमेरिका का जो डोमिनेंस था, अमेरिका का जो एक पीक था वो टुवर्ड्स 1944-45 आना शुरू हो रहा था. डिक्लाइन देखने को हमको मिल रहा था ग्रेट ब्रिटेन का और बाकी यूरोपियन कंट्रीज का. तो इन 44 कंट्रीज का ये एम था, ये एक मोटिव था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो कि इंश्योर कर सके कि आने वाले समय में कभी ऐसी स्थिति ना आए जो अमेरिकाज में लेट 1920s अर्ली 1930s में आई थी, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन वाली स्थिति अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली नॉट ओनली अमेरिका बट ऑल्सो इन द एंटायर वर्ल्ड, ऐसी स्थिति फिर से ना आए. So countries were not eligible for membership in the IBRD, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं हम आज, unless they were members of IMF. तो यानी कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए आपको पहले IMF का मेंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी था. Now unlike the UNGA, जहां पे हर एक देश को एक वोट मिलता है, मतलब यानी कि हर एक देश का एक वोट होता है, 193 मेंबर्स है UN के, तो 1 वोट फॉर ईच. वोटिंग पावर और डिसीजन मेकिंग IMF में इतना ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है, बिकॉज ज्यादा जो वोटिंग राइट्स होंगे वो उस कंट्री के पास होंगे जिसका रिलेटिव इकोनॉमिक पोजीशन IMF में ज्यादा बेहतर होगा. IMF वर्क्स टू इंश्योर दैट इट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज कीपिंग पेस with the changes happening in the world economy, including the larger role which the developing countries are playing in the present times. So the money that the IMF is loaning to its member, that comes from the member countries itself. तो वो member countries जो है वो अपना पैसा IMF में in the form of quotas, हर एक कंट्री का अपना कोटा होता है एलोकेटेड. इंडिया का कितना कोटा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है. तो कॉन्फ्लिक्टिव न्यूज आपने वो लिखना है कमेंट सेक्शन में. दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूं कि इंडिया का कितना कोटा है वो बताइए, ठीक है. मल्टीलेटरल और बायोलेटरल अरेंजमेंट से सप्लीमेंट करते हैं कोटा फंड्स को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है इन दी IMF सपोर्ट फॉर मेंबर कंट्रीज जब किसी भी मेंबर कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है. जैसे इंडिया में BOP क्राइसिस हुआ था 1991 में, तो कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो कोई भी मेंबर कंट्री हो वो IMF के पास जाके हेल्प मांगता है. अब IMF कोटास क्या होते हैं? अभी मैंने IMF कोटा की बात करी, आपको मैंने कहा कि अनलाइक द UNGA जहां पे हर एक मेंबर के पास एक वोट है, यहां पे क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं, जिसके पास ज्यादा कोटा है, उसके पास डेफिनेटली ज्यादा लेवरेज होता है. तो व्हाट इज अ कोटा? कोटा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IMF फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर है. इंडिविजुअल मेंबर कंट्री के पास ज्यादा कोटा होगा अगर उसकी रिलेटिव पोजीशन वर्ल्ड इकोनॉमी में ज्यादा बेहतर है. तो आई मीन देयर इज नो डाउट इन दैट कि अमेरिका का जो कोटा है वो ज्यादा है, बिकॉज अमेरिका की जो पोजीशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में वो काफी डोमिनेंट है. कोटास को डिनोमिनेट किया जाता है SDR में, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में. ये सब बातें आपने इकोनॉमी में भी पढ़ी हैं. अरविंद सर भी इसको लेके काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करेंगे अपने लेक्चर्स में. तो आपको ये पता हो कि कोटास डिनोमिनेट किए जाते हैं SDR में. IMF इशू करता है इंटरनेशनल रिजर्व असेट जिसका नाम है SDR. SDR एक करेंसी नहीं है. SDR एक टूल है जो कि सप्लीमेंट करता है ऑफिशियल रिजर्व्स, ऑफिशियल फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज, ठीक है. अपने आप में SDR एक करेंसी नहीं होती है, ठीक है. टोटल ग्लोबल एलोकेशन आर करंटली अबाउट $204.2 billion of SDR, 204.2 billion SDR, which is around about $293 billion. IMF members वो वॉलंटरली एक्सचेंज कर सकते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को फॉर द करेंसीज बिटवीन देमसेल्व्स.
सो एसडीआर एक करेंसी नहीं है, ये केवल एक टूल है, एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो आईएमएफ के द्वारा क्रिएट किया गया है टू सप्लीमेंट द ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज. इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स. बास्केट ऑफ करेंसी है जो कि एसडीआर को डिफाइन करता है. ठीक है, 2015 में चाइनीज रेनमिनबी को भी इंट्रोड्यूस करा गया था. तो डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन या चाइनीज रेनमिनबी भी कहते हैं, जापानीज येन एंड द ब्रिटिश पाउंड. तो ये 5 करेंसीज बास्केट ऑफ एसडीआर में आ जाती हैं. वेटेज आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा किसका है? डॉलर का है. अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सो फिर लेट्स रिवाइज वंस अगेन. हाउ मेनी कंट्रीज आर आईएमएफ मेंबर्स? 190. कहां पे है जी आईएमएफ का हेडक्वार्टर? IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में. हाउ मच मनी डज द IMF हैज टू लेंड? ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट $1 ट्रिलियन. IMF के पास पैसा कहां से आता है? मेंबर से आता है, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं IMF को बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ देयर इकोनॉमी रिस्पेक्टिवली. हाउ मेनी पीपल वर्क एट द IMF? तो अप्रोक्सीमेटली 3000 लोग हैं फ्रॉम 150 कंट्रीज जो यहां पे काम करते हैं. सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है IMF को? अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूके. ठीक है, चलिए. और इंडिया ने इतिहास बनाया था कि इंडिया ने आईएमएफ से बोरो भी किया था और आज इंडिया आईएमएफ को लेंड भी कर रहा है. तो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक बात है कि इंडिया की नो डाउट बहुत ही गंदी स्थिति थी, बहुत ही बुरी स्थिति थी. 1991 में हमको गहना भी गिरवी रखना पड़ा था, देश का गहना गिरवी रखना पड़ा था. लेकिन ओवर द ईयर्स इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हुआ, एंड ओवर द इयर्स इंडिया बिकेम फ्रॉम बीइंग अ बोरोवर फ्रॉम द आईएमएफ टू बीइंग अ लेंडर टू द आईएमएफ एज वेल. इंडिया का कितना कोटा है वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, पब्लिकेशंस हैं आईएमएफ की? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट. तो हो सकता है कि आपको प्रीलिम्स में पूछा जाए ऐसे क्वेश्चंस. अगर आप देखेंगे पीवाईक्यूज में भी ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो आईएमएफ पब्लिश करता है. तो ये 4 रिपोर्ट्स हैं जो आईएमएफ पब्लिश करता है. अगली ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनियन है. ठीक है, अफ्रीकन यूनियन है, यहां पे हम बात करेंगे. उससे पहले 2024 की थीम क्या है? द ईयर ऑफ एजुकेशन, एजुकेट एन अफ्रीकन फिट फॉर द 21st सेंचुरी. तो ये थीम है फॉर 2024 ऑफ द अफ्रीकन यूनियन. अफ्रीकन यूनियन 55 मेंबर स्टेट्स हैं. जाहिर सी बात है कि सारे के सारे अफ्रीका से ही हैं. अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई थी 2002 में. अफ्रीकन यूनियन का प्रीडिसेसर क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन. OAU की स्थापना कब हुई थी? 1963 में. अफ्रीकन यूनियन का क्या मकसद है? मेन एम है टू बिल्ड एन इंटीग्रेटेड, प्रॉस्परस एंड पीसफुल अफ्रीका विच विल बी ड्रिवन बाय इट्स ओन सिटीजंस. African Union was in the news in the last year in 2023. Why? Because AU बना G20 का लेटेस्ट मेंबर और G20 बना G21. अफ्रीकन यूनियन का सेक्रेटेरिएट, द अफ्रीकन यूनियन कमीशन कहां पे है? इथियोपिया के कैपिटल एडिस अबाबा में है. कलेक्टिवली अफ्रीकन यूनियन का जीडीपी कितना है? $3 ट्रिलियन का और आबादी लगभग भारत के बराबर की है. तो OAU की बात करें, अफ्रीकन यूनियन का जो प्रीडिसेसर था, इसको ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था. और इसका मकसद क्या था? 1960s में जब यह स्थापित हुआ था, OAU का मकसद था अफ्रीकन देशों को कॉलोनियलिज्म से लिबरेट करना, आजादी दिलवाना. ठीक है, और इसको करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट मोबिलाइज करी एंड जितनी लॉजिस्टिकल एड रिक्वायर्ड थी टू द अफ्रीकन कंट्रीज हु वर अंडर कॉलोनियलिज्म, ताकि वो लिबरेट हो सके, तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करी इस ऑर्गेनाइजेशन ने. इसकी जो लिबरेशन कमेटी है दैट इज बेस्ड इन दर इस सलाम, जो कि तंजानिया का कमर्शियल कैपिटल है. Its liberation committee donated weapons and funds to the insurgencies which happened in South Africa, Zimbabwe, Namibia, Angola and Mozambique. बैक इन द 60s एंड 70s की बात हो रही है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन की कोशिशों के कारण बहुत सारे अफ्रीकन देशों को इंडिपेंडेंस मिला फ्रॉम द यूरोपियन कॉलोनिस्ट सब्सिक्वेंटली. सो देयरफॉर अब आजादी मिल गई, यानी कि मिड 1990s तक आते आते लगा कि चलो अब ऑलमोस्ट सारी की सारी अफ्रीकन कंट्रीज इंडिपेंडेंट हैं, तो अब OAU को भी रिफॉर्म किया जाए. अल्टीमेटली 2002 में अफ्रीकन यूनियन बना. वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि और कोई लीडर नहीं था अफ्रीका के अपार्ट फ्रॉम द लिबियन डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी, जिसने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट काम किया था टू क्रिएट द अफ्रीकन यूनियन.
Now, unlike the OAU, the AU concentrates its energy and resources on achieving greater unity and solidarity between the African countries and their people. अब लिबरेशन यानी कि अब आज़ादी की तो बात है नहीं अफ्रीका में, सारी अफ्रीकन कंट्रीज लिबरेट हो चुके हैं अपने कॉलोनियल पावर से। अब मेन मकसद क्या है? सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मेन मकसद क्या है? टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल। अब मेन मकसद क्या है? प्रॉपर क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल। तो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे एयू काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारे चैलेंजेस, चाहे सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में या पॉलिटिकल फील्ड में, अफ्रीकन नेशंस अभी भी कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और ये चैलेंजेस को हाईलाइट अफ्रीकन यूनियन फ्रॉम टाइम टू टाइम कर रहा है। So peace, stability and security across the region, and very importantly to uphold, promote and protect the human rights of all Africans. Now, many of the African Union's peacekeeping missions, they have helped governments tackle terrorism across Africa from the Sahel region to the northern Mozambique. Sahel region क्या है? Question number 2 आपसे पूछ रहा हूं। सहेल रीजन को क्या कहते हैं, सहेल रीजन को कैसे डिफाइन करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पर्पस क्या है ये वीडियोस बनाने का? रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक सहेल रीजन का नाम नहीं सुना, या अगर आप पहली बार अफ्रीकन यूनियन का नाम सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गलत है। अगर ये आप तीसरी चौथी बार सुन रहे हैं, चाहे वो मेरे से सुन रहे हो या चाहे आपने 2-3 और चैनल्स पे देखा हो, पर्पस ये वीडियोस बनाने का इस वक्त ये है कि हम रिवाइज करें। और एज अ टीचर मेरा ये काम नहीं है कि मैं आके वीडियो बना के चले जाऊं। मेरा ये काम भी है कि जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे जितने भी बच्चे हों, 500 हो, 5000 हो या 50,000 हो, उन बच्चों के साथ मैं एंगेजमेंट कर सकूं, मुझे पता लगे कि कितना ईमानदारी से वो ये सब वीडियोस को देख रहे हैं। तो सहेल रीजन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। African Union's diplomatic efforts have also resulted in resolving the various conflicts in Africa. Having said that, Africa में अभी भी बहुत instability है। अगर मैं सहेल रीजन की ही बात करूं, वहां पे भी कई सारी मिलिट्री कूज हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ देशों में इंसर्जेंसी की और आतंकवाद की भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि अफ्रीका अभी बिल्कुल आजाद हो चुका है कॉन्फ्लिक्ट से, कॉलोनियलिज्म से आजाद हो चुका है, लेकिन जैसे हम नियो कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, वो टेंडेंसीज आज के टाइम पे बढ़ गई हैं इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री कूज, डिक्टेटरशिप, सिविल वॉर्स एंड टेररिज्म। 2022 में अफ्रीकन यूनियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था टू मेक अ पीस डील बिटवीन द इथियोपियन गवर्नमेंट एंड द तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। जो तिग्रे रीजन है वो साउथ अफ्रीका में नहीं है, इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना। तिग्रे रीजन जो है दैट इज विद इन इथियोपिया ओनली, लेकिन कंफ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ इथियोपिया एंड द पीपल लिविंग इन दिस तिग्रे रीजन। तो ये जो पीस डील हुआ था दोनों फैक्शंस के बीच में, साउथ अफ्रीका में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंटली, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एफ्टा यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया, दिस केम इनटू फोर्स इन 2021, जो कि एक बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है। 54 मेंबर कंट्रीज इस AFCFTA के मेंबर्स हैं, तो ये दुनिया का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया है सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1994। सो देयरफॉर ये जो एफ्टा है, इसका मकसद क्या है? टू इंक्रीज इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड बाय डीपर लेवल्स ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड एनहांस रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन। ठीक है जी, चलिए, ये अफ्रीकन यूनियन का मैप है। कौन से एक्टिव मेंबर्स हैं वो डार्क ग्रीन में है, जो सस्पेंडेड मेंबर्स हैं वो लाइट ग्रीन कलर में है। नाउ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन कंट्रीज लाइक माली, नाइजर, सूडान, गिनी, इस करके इन देशों को अभी अफ्रीकन यूनियन से सस्पेंड कर दिया गया है। सूडान में हम देख रहे हैं 3 साल से सिविल वॉर चल रहा है बिटवीन द आर्मी एंड द पैरामिलिट्री ऑफ सूडान, द रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस। तो उसके चलते अभी सूडान को भी इस ग्रुपिंग में एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगला ICJ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, चलिए कोई बात नहीं, हमको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए लंबे वीडियो से देखने के लिए। वैसे तो सीरीज का नाम फ्यू मिनट्स है, लेकिन अभी रिवीजन का टाइम है, तो अगर कुछ ज्यादा टॉपिक्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो भले की ही बात है, कोई नुकसान की बात नहीं है। रिवीजन आपकी तसल्ली से होनी चाहिए। ICJ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इसका जो परमानेंट प्लेस है कहां पे है? हेग में, नेदरलैंड्स में है। इकलौता ऑर्गन है यूएन का, इट्स ओनली वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन, जिसका जो ऑफिस है, जिसका जो सरकारी दफ्तर है वो अमेरिका से बाहर है, यानी कि न्यूयॉर्क से बाहर है। इस ICJ का मकसद क्या है? इसका मकसद है 2 देशों के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट है या 2 देशों को लगता है, 2 से ज्यादा
देशों को भी लगता है कि किसी मामले में इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ है। अभी रिसेंटली जैसे साउथ अफ्रीका ने आईसीजे में एक पिटिशन डाला था अगेंस्ट इजराइल फॉर द अट्रॉसिटीज विच इजराइल इज डूइंग ऑन द पीपल ऑफ गाजा, सेइंग दैट कि इजराइल ने बीइंग अ सिग्नेटरी ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन कुछ कन्वेंशन के रूल्स को वायलेट किया है। तो ये मामला कहां पे गया था? आईसीजे में गया था। ठीक है, तो आईसीजे का क्या मकसद है कि दो या दो से ज्यादा देश अगर उनके बीच में कोई झगड़ा है या कहीं पे इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा है तो ऐसे जो मुद्दे हैं, ऐसे जो फैसले होंगे वो आईसीजे लेगा। अगर उनके पास आईसीजे के पास ये मुद्दे आते हैं, आईसीजे के पास जो पावर है ओपिनियन देने की वो एडवाइजरी ओपिनियंस हैं ऑन लीगल क्वेश्चन जो कि रेफर किए जाएंगे बाय ऑथराइज्ड यूएन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। आईसीजे के कितने मेंबर्स हैं? जितने मेंबर्स यूएन के हैं, यानी कि 193। तो आईसीजे फंक्शन करेगा इन अकॉर्डेंस विद इट्स स्टैच्यू। आईसीजे में 15 जजेस हैं जिसको इलेक्ट किया जाता है फॉर अ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ 9 इयर्स। इनको इलेक्ट किया जाता है बाय द यूएनजीए एंड द यूएनएससी। ठीक है जी। आईसीजे इकलौता इंटरनेशनल कोर्ट है जो एडजुडिकेट करता है जनरल डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज। इसके रूलिंग्स और ओपिनियंस ये प्राइमरी सोर्स सर्व करते हैं फॉर स्टडिंग एंड इलैबोरेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूएन के वो पार्टी हैं टू द आईसीजे स्टैच्यू। 15 जजेस हैं 9 साल के टर्म के लिए, इलेक्टेड बाय द यूएनजीए एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। ये दोनों यूएनजीए एंड यूएनएससी साइमल्टेनियसली वोट करते हैं लेकिन सेपरेटली करते हैं। In order to be elected as a judge, a candidate must receive an absolute majority of vote in both sides, यानी कि UNGA में भी और Security Council में भी। And in order to ensure a degree of continuity, 1/3 of the court is elected every 3 years. Judges are eligible for re-election. दलवीर भंडारी is one of the judges from India, जो कि एक जज हैं at the ICJ. Next, ICC. चौथा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आईसीसी को एस्टैब्लिश करा गया था अंडर अ 1998 ट्रीटी कॉल्ड द रोम स्टैच्यू। आईसीसी का आईसीजे से कोई लेना देना नहीं है, आईसीसी का यूएन से कोई लेना देना नहीं है। द ओनली थिंग कॉमन बिटवीन आईसीसी एंड आईसीजे, इसके हेडक्वार्टर जो है वो हेग नेदरलैंड्स में सिचुएटेड है, एक ही बिल्डिंग में नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आईसीसी क्या करता है? इन्वेस्टिगेट and where warranted tries individuals charged with the gravest crimes of concern to the international community। चाहे वो जेनोसाइड है, जेनोसाइड में यानी कि इनोसेंट औरतों का, इनोसेंट बच्चों को मारा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, वॉर क्राइम्स की बात करें, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इस तरह के क्राइम्स को ट्राई करने के लिए, लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए, इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए आईसीसी बैठा हुआ है। Unlike the ICJ, which deals with the countries and interstate disputes, ICC prosecute करता है individuals को। Additionally, offenses should be committed either in a country जिसने ratify करा है agreement को, or by a national of a ratifying country। तो यानी कि एक बात को हम समझे कि जो कंट्रीज सिग्नेटरीज ही नहीं है आईसीसी की, उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन कहां से आएगी? फॉर एग्जाम्पल इंडिया या अमेरिका, वो उन्होंने दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द आईसीसी। इंडिया या अमेरिका की बात करें, उन्होंने साइन किया था द स्टैच्यू ऑफ आईसीसी लेकिन रैटिफाई नहीं किया था, यानी कि प्रोविजंस को अपने कानून में इंप्लीमेंट करने के लिए कोई एक्ट या कोई लेजिस्लेशन नहीं बनाया था। तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, अमेरिका इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी। सो देयरफॉर आईसीसी का जो जुरिस्डिक्शन है, अब मान लीजिए कि व्लादिमीर पुतिन, उनको अभी पीछे अरेस्ट वारंट आईसीसी ने निकाला था, बट कैन एनीबडी अरेस्ट व्लादिमीर पुतिन? पहली बात तो नोबडी हैज द पावर टू अरेस्ट व्लादिमीर पुतिन। दूसरी बात, Russia is not a member of ICC. So ICC is a body which is toothless because the major countries in the world, they are not members of the ICC. The ICC can also practice its jurisdiction over cases which will be referred to the ICC by the UNSC. तो दुनिया का पहला सो कॉल्ड ऑन पेपर परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। 123 देश हैं which are party to the Rome Statute। ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी है, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, रशिया, इंडिया, अमेरिका, चाइना, इजराइल ऑल्सो फॉर दैट मैटर, दे आर नॉट सिग्नेटरीज टू द आईसीसी। Unlike the International Court of Justice, ICC is not a component of UN. UN से कोई लेना देना नहीं है। Cooperation between the UN and ICC is controlled by a separate agreement. ICJ is one of the UN 6 main organs, ठीक है, जहां पे ICJ का मकसद क्या है? Litigation involving two or more countries, ठीक है जी।
आईसीसी कैसे फंक्शन करता है? द कोर्ट कैरीज आउट इट्स इन्वेस्टिगेशन थ्रू द ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर, और यहां पे 18 जजेस हैं। जजेस और प्रोसिक्यूटर्स ये नॉन रिन्यूएबल 9 साल का टर्म होल्ड करते हैं। प्रेजेंट प्रोसिक्यूटर आईसीसी के मिस्टर करीम खान हैं। यहाँ पे आईसीसी में 3 तरह के बेंचेस हैं, प्री ट्रायल, ट्रायल और एपलेट बेंचेस। जो प्रोसिक्यूटर है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करता है किसी भी मैटर को लेके, पर उससे पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती है प्रोसिक्यूटर को फ्रॉम द प्री ट्रायल जजेस टू ओपन अ फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टिगेशन। हाउ कैन द प्रोसिक्यूटर ओपन इन्वेस्टिगेशन? जब एक केस रेफर किया जा रहा है बाय मेंबर कंट्री इन इट्स ओन टेरिटरी, या जब एक केस रेफर किया जा रहा है बाय यूएनएससी, या जब प्रोसिक्यूटर खुद अपने आप केस अगर कोई उठाना चाहे। क्या नॉन मेंबर स्टेट्स को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? अगर एलिजेड क्राइम्स वर परपेट्रेटेड बाय नॉन मेंबर एक्टर्स, नॉन मेंबर्स इन द मेंबर स्टेट्स, अगर नॉन मेंबर्स एक्सेप्ट करते हैं कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को, या जब सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज करता है। तो क्यों न्यूज में था आईसीसी? पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें, आईसीसी ने लास्ट ईयर फरवरी की बात है, 2023 की बात है, जब इशू करा था अरेस्ट वारंट अगेंस्ट पुतिन। तो ये पहली दफा है कि आईसीसी ने इशू करा था सच वारंट अगेंस्ट सच अ कंट्री जो कि परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। वो वारंट क्यों इशू करा गया था? फॉर द एलिजेड वॉर क्राइम्स ऑफ अनलॉफुली डिपोर्टिंग एंड ट्रांसफरिंग चिल्ड्रन फ्रॉम ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ यूक्रेन टू रशिया। देन उसके बाद अगर हम रीसेंट बात करें, जो इजराइल हमास के बीच में जो लड़ाई हो रही है फ्रॉम द लास्ट 4-5 मंथ्स, इसमें भी आईसीसी का एक रोल आया था। आईसीसी स्टेप्स इन जब लोकल जुरिस्डिक्शंस फेल कर जाती हैं टू प्रोसिक्यूट पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड। 2021 में आईसीसी ने रूल किया था कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा पॉसिबल वॉर क्राइम्स बाय इजराइल इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, thereby extending jurisdiction to all the territories which were annexed after the 1967 Israel war. इजराइल ने कहा कि हम आईसीसी की जुरिस्डिक्शन को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हम तो मेंबर ही नहीं है आईसीसी के, और अमेरिका ने तो अपने चाचे के बेटे इजराइल का स्टैंड यहां पे सपोर्ट करा ही करा। अभी भी अमेरिका इजराइल का स्टैंड सपोर्ट कर रहा है। डूबियस बात आती है कि अमेरिका मोरालिटी के कंपस में बात करता है कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इन पैलेस्टीन शायद वो अमेरिका को गलत नहीं लग रहा। ठीक है जी, हमास के क्रॉस बॉर्डर अटैक फॉल्स विद इन द आईसीसी जुरिस्डिक्शन डिस्पाइट अकरिंग इन इजराइल। ओके दोस्तों, और भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, वैसे तो आप कहेंगे कि सर इतना कॉम्प्रिहेंसिवली आपने वीडियो यूट्यूब पे बना दिया, लेकिन और भी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने सारे फैक्ट्स आईआर से रिलेटेड। आईआर एक बहुत हेवीली करंट अफेयर्स डोमिनेटेड सब्जेक्ट है, जहां पे कन्वेंशंस हैं और भी बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये मत सोचना कि ये 5 महीने पहले कराया और 5 करा दिए इससे काम हो जाएगा, और भी बहुत कुछ है। प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज़ हैं, ये सभी चीज़ें बहुत डिटेल में मैं इंडिविजुअली अपने आईआर के क्रैश कोर्स में भी करवाने वाला हूं। यदि आप विद इन 12 आवर्स रेडी हैं मुझको देने के लिए, मुझ में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप चाहें तो मेरा कंप्लीट आईआर का यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। और मैं आपको वादे से कह सकता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपके आईआर में आएंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स डेफिनेटली मेरे क्रैश कोर्स में कवर्ड होंगे। बच्चों ने पिछले 2 सालों से काफी कमेंट किया है, काफी उन्होंने प्रेस किया है आईआर के क्वेश्चंस को जो मैं प्रीमिक्स में डालता हूं या जो फ्यू मिनट्स में टॉपिक्स डालता हूं। तो इतना विश्वास आप मुझ में कर सकते हैं कि मेरा किया कराया पढ़ाया डेफिनेटली आपको काम आएगा। लास्ट टॉपिक है ओपेक का, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक क्या है, ओपेक प्लस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ओपेक एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया गया था एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस। बगदाद कहां पे, इराक में है। शुरुआत में केवल 5 मेंबर्स थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुला। आज ओपेक में 12 मेंबर्स हैं। ठीक है, ओपेक में, ओपेक प्लस में 10 मेंबर्स हैं जो 2016 में आए थे, उसके बारे में बात करेंगे। यहां पे देखिए ये जो पर्पल, ये जो डार्क ब्लू कलर है उसमें ओपेक मेंबर्स हैं, लाइट ब्लू कलर्स ओपेक प्लस मेंबर्स अभी मैं आपको बताऊंगा। 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, इवेंचुअली लेटर ऑन कतर, इंडोनेशिया, लिबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, कॉन्गो, ये सब देश भी ओपेक में आए। ओपेक का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफाई करना पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग द मेंबर कंट्रीज जहां पे पेट्रोलियम रिजर्व्स पाए जाते हैं, ताकि उन देशों को थोड़ा फायदा हो सके, ताकि वो देश, अब ये कार्टेल ही बन गया ना, जिन देशों में पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जो देश ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों करना है पेट्रोलियम पॉलिसीज को यूनिफाई? ताकि एक फेयरनेस बनी रहे और स्टेबिलिटी बनी रहे प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। बिकॉज अगर ऑयल एक्सपोर्ट करना है तो उतना ही फायदा
उन कंट्रीज को हो जो कि ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी एक देश को ज्यादा फायदा, किसी दूसरे देश को कम फायदा, ये सब चीजें ना हो, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है ना, एंड अ फेयर अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल टू दोज इन्वेस्टिंग इन दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी मच एसेंशियल। ओपेक नेशंस प्रोड्यूस करते हैं 30% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल। सऊदी अरेबिया is the biggest single oil producer within OPEC, producing more than 10 million barrels per day. 2016 में जब oil prices they were particularly very low, OPEC joined forces with 10 other oil producing countries और ये बना OPEC plus। तो यानी कि 10 और देश जो OPEC plus, यानी कि 10 और देश ऐड होते हैं और बनता है OPEC plus। इन 10 देशों में रशिया भी था, रशिया भी 10 मिलियन बैरल्स प्रति डे करता है। ओपेक और ओपेक प्लस टुगेदर प्रोड्यूस करते हैं, तो यानी कि 12 मेंबर्स हैं ओपेक में और 10 मेंबर्स हैं ओपेक प्लस में। तो ऑल इन ऑल ये जो 22 देश हैं, ये लगभग 40% दुनिया का जो क्रूड ऑयल है 40% यहां पे ही प्रोड्यूस होता है। लेटेस्ट न्यूज क्या है? सम मेंबर्स ऑफ द ऑयल कार्टेल ओपेक लेड बाय सऊदी एंड रशिया ओपेक प्लस में आता है, दे आर वंस अगेन डीपनिंग देयर वॉलंटरी क्रूड सप्लाई कट्स। अगर ऑयल सप्लाई कम होता है, कट होता है, तो डेफिनेटली ऑयल के प्राइसेस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ते हैं। सिंपल जो सप्लाई डिमांड का हमारा फंडा है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं स्कूल में, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो अभी रिसेंटली, ये बिल्कुल 2 दिन पहले की बात है, 4-5 मार्च की बात है, ओपेक प्लस कंट्रीज ने यह कहा है कि हम 2.2 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन प्रोडक्शन इतना हम कट करने वाले हैं। आपको यह भी बता दूं कि अक्टूबर 2022 में भी पैंडेमिक के बाद पहली दफा था कि ओपेक ने तय किया था कि वो ऑयल प्रोडक्शन को कट करेंगे बाय 2 मिलियन बैरल्स पर डे। अब इसका इंपैक्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज पे काफी होता है, बिकॉज अगर ऑयल प्रोडक्शन कट हो रही है तो डेफिनेटली जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर को पास होगी, और डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है जब ऑयल के प्राइसेस ज्यादा बढ़ते हैं। As of January 2020, OPEC has 12 member countries। आपको यह भी बता दूं कि अगर सूडान की बात करें, सूडान में भी बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं। सूडान ने भी एप्लीकेशन सबमिट करी हुई है, लेकिन सूडान अभी ऑफिशियल मेंबर ना तो OPEC का बना है ना OPEC प्लस का बना है। यह बात आपको पता हो कि किसी नए मेंबर को इंक्लूड करने के लिए एटलीस्ट 3/4 ऑफ द OPEC's एग्जिस्टिंग मेंबर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल 5 ऑफ द इनिशियल फाउंडर्स। तो ये ओपेक प्लस के मेंबर्स हैं, विच इंक्लूड्स रशिया एंड साउथ सुडान। प्लीज रिमेंबर कि सुडान अभी मेंबर नहीं बना है। मेंबर कंट्रीज में ये आ जाते हैं, 12 मेंबर कंट्रीज है, 5 इनिशियल फाउंडिंग कंट्रीज थी, 10 कंट्रीज ओपेक प्लस में आती हैं 2016 में। तो ये बातें आपको पता हो। चलिए, तो लगभग 30 मिनट का वीडियो था, काफी लंबा वीडियो था। अगर आप बने रहे हैं लास्ट तक तो थैंक यू सो मच कि आप इतना लंबा वीडियो देख रहे थे। वैसे बच्चों में आजकल इतनी पेशेंस नहीं होती है, उनको हर एक चीज बहुत इंस्टेंट चाहिए होती है, 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। लेकिन मैंने तसल्ली से आपके साथ 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर ली हैं, 5 पिछले लेक्चर में, 5 आज के लेक्चर में। मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसका एक पोस्ट भी डलवा दूंगा, ताकि अगर आपने पिछला पुराना लेक्चर नहीं देखा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो आप देख सकें। बाकी दोस्तों, जाने से पहले सीसैट का क्रैश कोर्स, इसके बारे में आपको बता देता हूं। सीसैट एक सरकारी घर जवाई की तरह बन गया है, कि जैसे एक घर जवाई, अगर एक दामाद जो कि घर जवाई की तरह रह रहा है और उसको बाद में सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो उसकी इंपॉर्टेंस फैमिली में बहुत बढ़ जाती है। वही कुछ सीसैट के साथ हुआ है। हमारे ज़माने में सीसैट का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता था, लेकिन अभी आपको जीएस में 100 नंबर, 120 नंबर या जितने भी नंबर, 90 नंबर सिक्योर करने से पहले 66 या 70 मार्क्स सीसैट में सिक्योर करने बहुत ज़रूरी है। तो ये कोशिश स्लीपी क्लासेस के द्वारा भी है। सीसेट का कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप कुबेर लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं बहुत जल्द। टाटा, बाय बाय, गुड डे।